हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पर्यावरण विज्ञान का, जो कि हमारा ड्यू का सेमेस्टर फर्स्ट होने वाला है। बीए का, बीकॉम, देखो बीए, बीकॉम, बीएससी और भी सभी क्लासेस के लिए जो हमारा इन्वायरमेंट साइंस का जो एग्ज़ाम है, सभी बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। लेकिन मैं स्टार्ट करने से बता दूं आप लोगों को कि आज मेरा मोटिव क्या होना है। आज हम इस बुक को नहीं पढ़ने वाले। क्या? आज हम इस बुक को नहीं पढ़ने वाले। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा इन्वायरमेंट साइंस का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का ही है। ठीक है, तो ज़्यादा फारा ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बीए का इन्वायरमेंट साइंस का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने वाले बिना किसी डाउट के। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करें आपके डाउट को क्लियर करें। तो देखो, आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो इन्वायरमेंट साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये जो हमारा होने वाला है, ये होने वाला है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये दोनों क्लासेस के लिए होने वाला है। ठीक है, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है। ये देखो, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए और बीकॉम यानी कि बीकॉम, बीएससी और भी सभी स्टडीज़ यानी सभी बच्चों के लिए ये जो है कंपलसरी कर दिया गया ये एग्ज़ाम, और सभी बच्चों के लिए होगा। ठीक है, देखो टोटल मार्क्स जो होने वाला है ये 80 मार्क्स का होने वाला है। जो ये हमारा एग्ज़ाम है ये टोटल 80 मार्क्स का टोटल जो हमारा पेपर है यानी टोटल मार्क्स का जो होने वाला है वो 50 मार्क्स का होने वाला है। 80 नहीं, सॉरी, 50 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है? 50 मार्क्स का होने वाला है। और टाइमिंग जो रहेगी हमारी, टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की यानी 2 आवर की। ठीक है, तो देखो इंग्लिश मीडियम, पहले तो हमें इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, फिर हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए होने वाला है। तो टाइम क्यों वेस्ट करें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इधर जो है हमारा इंग्लिश मीडियम में है और इधर हिंदी मीडियम में है। क्या है, इधर इंग्लिश मीडियम में है और इधर हिंदी मीडियम में है। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो इधर इंग्लिश मीडियम है और इधर हिंदी मीडियम है। ठीक है, तो पहले हम इसको आज सॉल्व करें, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली जिसमें कि मैंने बस आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया एंड पीडीएफ दे दी। ठीक है, तो अभी क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारे आंसर कैसे, क्योंकि बच्चों को आंसर भी ज़रूरी है। मैंने पूरी वीडियो तो दे दी बट मैंने आंसर उसमें दिया नहीं, बट अब आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सतत विकास की अवधारणा को, ठीक है, सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था? तो इसका सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा फर्स्ट ब्लैटलैंड आयोग की रिपोर्ट में। ठीक है, किसकी रिपोर्ट में? ब्लैटलैंड आयोग की रिपोर्ट में। देखो काफ़ी अजीब अजीब से वर्ड है, थोड़ी अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की ओर गति कहलाती है। क्या कहलाती है? औद्योगिकरण। यानी कि देखो प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से, जो मतलब गहन आर्थिक की ओर जो हम बढ़ते हैं वो क्या कहलाती है? यानी कि वो हमारा कहता है औद्योगिकरण। क्या कहलाता है? औद्योगिकरण। ठीक है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य में से एक नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्वच्छ हवा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य में से एक नहीं है? देखो साफ पानी और स्वच्छता। देखो साफ पानी यानी शुद्ध पानी और स्वच्छता के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ये क्या है, एक हमारा लक्ष्य बना हुआ है। सस्ती स्वस्थ ऊर्जा, यानी सभी को क्या है, अभी देख ले आपकी गाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, सीएनजी का यूज़ करते हैं, वो हमें क्या है, सस्ती पड़ रही है। ठीक है, तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वच्छ हवा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपघटक को इस रूप में जाना जाता है। जो अपघटक है उसको किस रूप में जाना जाता है? जो अपघटक है वो स्वयंपोषी होता है। क्या होता है? स्वयंपोषी होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें से कौन सा निम्नलिखित असत्य? देखो सभी पारिस्थितिक तंत्र की सही तरह से मूर्त सीमाएं होती है, ये तो सही है। यानी सभी जितनी भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र है जो हमें उपलब्ध है उन सभी के अलग अलग एक सीमाएं हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता से भारी विरोध का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन की एक इकाई है। जो पारिस्थितिक तंत्र वो अध्ययन की एक इकाई है, ये भी ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र शब्द को टेंसले के द्वारा दिया गया है, ये क्या है, ये गलत है। टेंसले के द्वारा नहीं किया है,
तो ये असत्य है, तो ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, उसका देखो, जीव मंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है। जीव मंडल को किस जल घटक के रूप में जाना जाता है? तो आपका इसका सही जवाब होगा जीव मंडल। देखो, स्थल मंडल हो नहीं सकता, ठीक है, वायुमंडल हो नहीं सकता, इसका आंसर क्या होगा? जल मंडल होगा। क्या होगा? जल मंडल। उसके बाद अब बढ़ते हैं अपने आगे। देखो इधर जो, देखो हमने यहाँ पे जो किया, हमने यहाँ पे 1 से लेके 6 तक के इंग्लिश मीडियम में किया और हिंदी मीडियम में किया। ठीक है, इंग्लिश तो मैंने नहीं किया क्योंकि इंग्लिश में नहीं करूँगा, हिंदी मीडियम में ही कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सेम ही है, आप लोग देख लेना। और बाकी मैंने PDF भी डाल दी है। ठीक है, अब देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां है, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर में चतुर्थक उपभोग पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, पोषी स्तर 4। ठीक है, जहाँ पे राइट के निशान लगे ना वो आपके सही जवाब है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सबके तुम देखते जाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किस प्रकार के वन में हेमलॉक यू और मेपाल का पेड़ पाया जाता है? हेमलॉक यू और मेपाल का पेड़ कौन से वन में पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा शंकुधारी वन में। किसमें? शंकुधारी वन में। वहाँ पे कांटेदार, जो हेमलॉक पेड़ होता है वो कांटेदार होता है, और मेपल भी वो कांटेदार झाड़ियाँ होती है। ठीक है, ये एक तरह की बेल होती है हेमलॉक। ठीक है, लकड़ी का पेड़ होता है जो कि शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, रेगिस्तानी जानवर टिड्डियों का शिकार करता है, कौन सा? सफेद मेहतर गिद्ध। ठीक है, ये क्या करता है? टिड्डियों का शिकार करता है रेगिस्तान में। ठीक है, उसके बाद जल काय के तल पर रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्लैंक्टन, यानी कि बी। क्या होता है? प्लैंक्टन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है? जो हमारा जो कौन सा महासागरीय क्षेत्र है जो कि क्या इसमें प्रजातियों में, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां और प्रजातियों में समृद्ध है और उच्च, यानी सबसे सर्वोपरि है, तो वो कौन सा है? निस्थल भाग। यानी निस्थल भाग कौन सा होता है? जो जमीन के नीचे, वो जो हमारे महासागर के नीचे पाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी जलीय जीव पाए जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रजातियां हैं वो क्या है कि बड़ी मछलियों से छुप करके नीचे रहना ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन का मतलब, देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं। देखो, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो पुनः एक बार यूज होने के बाद पुनः पूरित हो जाए। देखो, पुनः पूरित कौन सा हो सकेगा? वन अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा लगाया जा सकता है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता अनवीकरणीय। उसके बाद पानी क्या है? पानी भी मतलब रिसाइकल होता रहता है, तो पानी भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से क्या है, समुद्र के जो लवणीय पानी है उससे नमक निकाल ले रहे हैं, उसको पीने योग्य पानी बना दे रहे हैं, तो ये भी नवीकरण है, रिसाइकलिंग है। जो चारगाह है, देखो जब वन जीवित है तो चारगाह भी रहेगा। चारगाह किसे कहते हैं? जो कि हमारे जानवर वगैरह चरते हैं, तो चारगाह भी सीमित रहेगा। खनिज है, खनिज यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब ऐसी धातुएं, ऐसी खनिज हैं जो कि अगर एक बार समाप्त हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? खनिज होगा। ठीक है, अलवणीय जल में नमक की कुल मात्रा होती है। अलवणीय जो जल होता है उसमें नमक की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 3% से नीचे, या फिर 1.5% से नीचे, तो इसका सही आंसर होगा 3% से नीचे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 14 क्वेश्चन है, और इधर भी 14 क्वेश्चन है, देखो है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर है और इसी साल का है, तो इसमें से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। तो 50 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन जो वो 1 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, या फिर पूरी उम्मीद है मेरे को कि इसमें से आपके कहीं ना कहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन तो अटकेंगे ही अटकेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी देख ले और फटाफट कुछ अगर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए, देखो ना आने के तो चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ अगर नहीं आए तो क्या होगा, आप लोगों को पेपर का एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न ही है, यही हमारा इन्वायरमेंट साइंस का पेपर पैटर्न रहने वाला है और यही आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी या फिर उपयुक्त मानी जाती है? निम्नलिखित में से देखो, सबसे पहले क्या है, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए या फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी होगी।
ठीक है। अब देखते हैं अपना 15th क्वेश्चन, वह है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है। मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाने की विधि नहीं है। चेंकडम निर्माण यानी कि डैमों का निर्माण क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, डैमों का निर्माण। ये मृदा की संरक्षण नहीं करती है, ठीक है, ये इसका यही आंसर है। अब देखो निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है। वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और प्रक्रियाओं का समर्थन करना। यानी जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है उनकी प्रक्रियाओं का समर्थन करना, उनका साथ देना, ठीक है। उसके बाद अपना 17 क्वेश्चन आता है, वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी वन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका यह वेटर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है। देखो पहला देखो इसमें देखो समझो इसको, यह कार्बन सिंक का एक प्रमुख स्रोत है। देखो पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सही है ये तो भाई सही है, यहाँ क्या कह रहा है सही नहीं है, ये क्या है सही है, कार्बन प्राप्त होता है। यह भूस्खलन को रोकता है। देखो जब पेड़ जमे रहेंगे मिट्टी को पकड़ेगी तो भूस्खलन नहीं होगा, तो भूस्खलन को रोकता है। उसके बाद यह जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है। देखो जब जंगल रहेगी झाड़ियाँ रहेगी तो वहाँ पे क्या है बहुत सारे जीव जंतु भी रहेंगे, तो क्या उसका भंडार है। और थर्ड क्या है, यह वेटर जनित रोगों के लिए, ये एक रोग की बात करा, बीमारी के लिए वो है, तो ये गलत है, तो इसका यही सही आंसर होगा थर्ड, ठीक है। वनों की कटाई के फलस्वरूप या फिर परिणाम क्या होते हैं। मृदा अपरदन में वृद्धि, देखो मृदा अपरदन में वृद्धि इसका सही आंसर, लेकिन क्वेश्चन समझो बाकी बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे। देखो पौधों द्वारा मुक्त यानी पौधों द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। देखो वनों की कटाई के फलस्वरूप यानी परिणाम से क्या होगा, पौधों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ठीक है। भौम जल स्तर में वृद्धि और प्रदूषण में कमी। अब देखो ये और ये बच्चे इसमें देखो भौम जल में वृद्धि यानी जमीन के नीचे पानी तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं बनता पेड़ पौधे कटने से, ठीक है। और प्रदूषण में कमी, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्रदूषण में कमी तो जाहिर सी बात है नहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं हमारे जो हमारा वातावरण है उसको शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा ना बच्चे क्या करें, कोई पौधों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लगा देंगे, कुछ इसको लगाएंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादातर मुझे उम्मीद है 2 को ही सही बोल रहे होंगे। अभी भी मुझे शायद अगर कुछ बच्चों को अजय लगता है कमेंट करना, तो मैं आपका रीज़न बताता हूँ क्या है। पौधे द्वारा मुक्त यानी छोड़ा गया, मुक्त किया गया कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। जब वनों की कटाई के फलस्वरूप क्या होगा, ये वनों की कटाई जो होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी। तो कमी कैसे आएगी, जब वन ही नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मृदा अपरदन में वृद्धि, ठीक है। जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संख्या में सबसे अधिक है। जो जैव विविधता है उसमें हमारी कौन सी प्रजाति सबसे अधिक पाई गई है, तो पौधे हैं जिसकी प्रजाति जो है वो तकरीबन 5,50,000 के आसपास पाई गई है, ठीक है। 5,50,000 के आसपास प्रजातियां पाई गई है किसकी, पौधों की, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैविक हॉट स्पॉट है, तो इसका आंसर क्या होगा पश्चिमी घाट, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन सा नहीं है, अप्रत्यक्ष मूल्य कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य को बढ़ावा नहीं दिया जाता है फिलहाल। अभी क्या हो रहा है वो तो उसका मैटर छोड़ दो, ठीक है। तो ये होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी गैर यानी होता है पुराना, ठीक है, पुराना रूढ़िवादिता यानी बहुत पहले से चलती आ रही हो, तो देखो इसका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का जो इस्तेमाल है अभी हम हाल फिलहाल में कुछ मतलब सालों से कर रहे हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है तब से कर रहे हैं। बाकी देखो सौर ऊर्जा यानी सूरज बहुत पहले से था, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। पवन ऊर्जा यानी हवा की वजह से भी हम काफ़ी ऊर्जा कर रहे हैं, और भूतापीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अभी नया जो आया हमारा वो आया परमाणु ऊर्जा, जिसका इस्तेमाल हम हाल फिलहाल में भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इसका आपका सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी
हिमालय, हिमाचल नहीं हिमालय, ठीक है। देखो भारत में कौन सा क्षेत्र जो भूताप्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है वो क्या है, हिमाचल है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखो आप लोग सुन के अगर याद रखोगे ना तभी अच्छा रहेगा, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो होता है हमारा कोयला, ठीक है। कोयले के द्वारा ही आधे से अधिक की जो है पूर्ति की जा रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऊर्जा ग्राम का तात्पर्य क्या है, तो ऊर्जा ग्राम का तात्पर्य देख लेते हैं क्या है। ऊर्जा संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना ऊर्जा ग्राम का तात्पर्य है, या फिर आदर्श गांव की स्थापना करना है, ठीक है। यानी जिस गांव में ऊर्जा संसाधन के लेकर के विवेकपूर्ण विचार हो, उसको बचाने के विचार हो, जागरूकता पैदा हो, उसी आदर्श रूपी गांव का स्थापना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है, चयनात्मक विनाश का उदाहरण है वो क्या है हमारा, यात्री कबूतर, ठीक है, यात्री कबूतर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यवसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है, व्यवसायिक शिकार का यानी कि व्यवसाय के लिए जिसका उपयोग ना किया गया हो, तो वो आता है हमारा सही आंसर होगा जंगली गधा। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे देखो सर गधा तो है, उसका इस्तेमाल भी व्यवसाय के लिए किया जाता है, मानता हूँ गधे का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पर है आपका जंगली गधा, क्या है, जंगली गधा। तो जंगली गधे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जंगली गधा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मार मार के नानी याद दिला देता है ना। अब बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं जो आक्रमण ना करता हो, तो वो क्या है, घास, खरपतवार, ये आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, ठीक है। जलकुंभी जो है ये बहुत खतरनाक है, अगर इसमें ये इसका अगर फूल आपको टच कर जाए तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ठीक है। जलकुंभी जो आक्रामक प्रजाति है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा, फिलहाल सर्च करके नहीं आया हूँ। जलकुंभी के बारे में मुझे पता है, ठीक है, इसका वाइट फूल होता है। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपने आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण, स्वयं स्थानीय यानी अपनी अपनी रक्षा स्वयं स्थानीय का वो है संरक्षण है, तो वो क्या है, राष्ट्र उद्यान, क्या है, राष्ट्र उद्यान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है, गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है, कृषि क्षेत्र में अफवाह, क्या है, कृषि क्षेत्र में अफवाह। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, प्राथमिक प्रदूषक, देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है प्राथमिक जो है प्रदूषक है, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न आता है, भारत में RSPM क्या है, RSPM का मानक स्तर क्या है, RSPM का मानक स्तर क्या है, यानी जो ये RSPM जो होता है ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, जो कि हमारे शरीर में जैसे मेरे यहाँ कट जाएगा, ठीक है, ब्लडिंग होगी, तो उसके मापने की विधि जो है उसको RSPM के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो विधि है उसका जो एक मानक स्तर है वो क्या है, 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी, उसके मतलब कि सेकंड, और AB से देखा जाए तो B, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण द्वारा कॉलीफॉर्म का पता लगाया जाता है, कॉलीफॉर्म क्या होता है, कॉलीफॉर्म ये एक तरीका होता है हमारे शरीर में, ये भी ब्लड के ही थ्रू काम करता है किसी तरीके से, ठीक है। तो इसका पता नहीं मुझे कॉलीफॉर्म का मान, इसका सही आंसर होगा MPN टेस्ट, क्या है, MPN टेस्ट, MPN टेस्ट। इन सब चीज़ों को बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और आपने अगर ये देख लिया ना तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि देखो पूरा अगर डिटेल में फाइंड करने जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से भी हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उतना मुझे भी नहीं पता, और ये हाल फिलहाल में पेपर आया तो मैंने बड़ी मेहनत से, देखो सबसे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बिना आंसर वाली डाल दी, बट अभी मैंने क्या इसका मुझे लगा कि मुझे आंसर भी डालनी चाहिए, इसलिए मैं आंसर डाल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है, अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है, वो क्या है, इसका आंसर होगा C, अपशिष्ट या पुनः चक्रण, क्या होगा, यानी अपशिष्टों का पुनः चक्रण है, दोबारा रिसाइकल करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है, जैविक उपचार विधि वो क्या है, भस्म करना या भस्मीकरण, जैविक उपचार विधि। उसके बाद नाभिक के
अपशिष्ट के निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी जो नाभिक के अपशिष्ट है, जो नाभिक की ऊर्जा होता है उसकी जो अपशिष्ट है, उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है भूमिगत निपटान, यानी गड्ढा खोद के दबा देना, भूमिगत निपटान करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस तो वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ये क्या है, हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये जो है हमारा, इसके राष्ट्र कार्य के अंदर में नहीं आता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र कार्य के इसके अंदर में नहीं आता। ये मानता हूँ कि अभी सभी के लिए स्वच्छता का वो बीमारी को लेकर भी चला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका सही क्वेश्चन क्या है? कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक नहीं है? तो वो है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलत है, कोई और आंसर होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, किस लेयर पे पाई जाती है? तो ये देखो, ये पाई जाती है हमारी समताप मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे। यानी समताप मंडल के, मध्य मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे, यानी ये रही हमारी मध्य मंडल। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे तीन होती है। सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है हमारा अयान मंडल। तो अयान मंडल को मारो गोली, अभी आप डाल लो ये क्षोभ मंडल, ठीक है, मध्य मंडल और समताप मंडल। तो समताप मंडल के नीचे और मध्य मंडल के ऊपर, तो यहाँ पे ये पाई जाती है समताप मंडल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र हरित अधिकरण की प्रक्रिया बेंच यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? वो है हमारी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्र हरित अधिकरण की प्रमुख जो ब्रांच है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? काफ़ी अच्छे से मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो करा रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, बट आप लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे में आप लोगों को करना है। यहाँ तो आप लोग कर लो, जैसे होगा वैसे कर लोगे। ये मैंने पता है तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया सारे आंसर निकालने में। ठीक है, देखो ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थ पर मौद्रिक विज्ञापन का राष्ट्र द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। यानी जो हमारा मैट्रिक जो विज्ञप्ति था उसके लिए हमारा कब वो किया गया था? मतलब कि ओजोन परत की कमी को, जो ओजोन परत की जो हार्श हो रहा है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो एक इसके द्वारा मैट्रिक विज्ञप्ति के द्वारा जो समिति वो किया गया था, सहमति दी गई थी, वो कब दी गई थी? तो वो दी गई थी आपकी 1987 में। कब दी गई थी? 1987 में। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसले समझौता किससे संबंधित है? जो बेसले जो समझौता है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है रसायन और खरपतवार अपशिष्ट से। किससे? रसायन और खरपतवार अपशिष्ट से। अब देखते हैं अपना अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक प्रभाव के कारण नहीं होता? यानी आनुवंशिक क्या होता है? हमारे जो जेनेटिक हो। ठीक है, जो जेनेटिक हो, तो वो क्या है? इसका सही आंसर होगा आपका सीजोफ्रेनिया। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, देखो ये रहा सीजोफ्रेनिया। ठीक है, क्लियर है? सीजोफ्रेनिया। उसके बाद अब हमारा आता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर इसमें से अगर आपको एक का भी पता है ना तो बाकी का सही हो जाएगा। सबसे अच्छा यही है। देखो सबसे पहले देखो वायुमंडल। वायुमंडल का क्या होगा? वायुमंडल देखो ये हमारी एक श्रेणी है, वायुमंडल, जैवमंडल और भूविज्ञानिक और जलीय। तो भूविज्ञानिक का काम क्या होता है? भूविज्ञान का काम क्या होता है? उसको पता लगाना जो आने वाला, जैसे बाढ़, भूकंप आने वाला है, भूस्खलन होने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला, तो उन सभी के बारे में पता लगाना। तो इसका क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। सी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता चल गया। भूमंडली, भूमंडली का क्या होता है? गर्मी की लहर। क्या होती है? गर्मी की लहर। उसके बाद जैविक, तो इसका देखो पहले का क्या आ गया, यहाँ तीसरे पे आ गया।
दूसरे का तीसरे का कहाँ आ गया, चौथे पे आ गया। अब बच कौन गया, ये पहले दूसरा बच गया। दूसरे का क्या आ जाएगा, जैविक। जैविक क्या होता है, जो जैविक जो जीवित होती है वो कहाँ, जंगलों की आग, जंगलों की आग। और जल कहाँ आ जाता है आपका, सूखे में। तो इसका सही आंसर देखो क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा और ये सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं कहता हूँ इसको ना ही पढ़ो तो बेहतर है, ये सेम नहीं आएगा, ये आपका अलग आएगा। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन में से कोई लपट जाए भाई, 50 है, 50 में से अगर 15 भी लिपट गए ना तो बस बल्ले बल्ले हो गए, 15 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। और 50 के नंबर आते हैं तो 18 नंबर तो आपके पासिंग मार्क्स है, तो 18 तो ले ही आओगे यार, जब 15 मैं करा रहा हूँ तुम्हें तो। और 15 जरूरी कि 15 आ जाए, क्या पता पूरे पूरे 20-25 आ जाए 50 में से, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए तो कितना मज़ा आएगा। अब बढ़ते हैं अपना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो 46 पे आ गए हैं। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र है जो कि बहुत ज़्यादा भूकंप के मामले में आता है, तो वो क्या है, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। देखो, भूकंप आने के जो हमारे राज्य, जैसे कि हमारा भारत का मैप है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, ये एकदम डिजाइनदार बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप है, इधर जम्मू पड़ जाता है, दिल्ली पड़ जाता है, इधर के जो राज्य है ना, इधर के राज्यों में ज़्यादा पड़ते हैं, तो पूर्वी राजस्थान के साइड में ज़्यादा हमारा वो पड़ता है, भूकंपीय क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो सकती है। अगर हम गूगल की मान्यता माने या फिर आज की अगर उसकी जनगणना के अनुसार माने, तो अभी जो हमारी 2022 के उसके नापी, सॉरी, हाँ, अगर 2022 तक में अगर हम देखें तो अभी कितनी 7.2 है। ठीक है, तो लेकिन ये 2100 तक आते आते इसकी जो कुल हो जाएगी वो 11 अरब के आसपास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 अरब के आसपास हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा ENVIS केंद्र नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्र व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्था, जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के मूल्य और अधिकार हैं। तो वो मानता है आपका मानवतावाद या मानव केंद्र। ठीक है, मानवतावाद को दिखाता है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, आज इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है, गैर अंग्रेजी भाषी समुदाय में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है। तो वो क्या है, समानता का उदाहरण है। क्योंकि देखो हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश में क्या है कि अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और मैं कोई मेरे साथ कोई एक ट्रांसलेटर है वो हिंदी में बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस लोगों को समझाने के लिए समानता का व्यवहार बना रहा है, एक लेवल बना ले रहा है कि भाई मेरी बात उन लोगों तक समझ में आए। तो किसका भाव बना दे रहा है, सामाजिक समानता बना रहा है, लोगों के समाज में अपनी एक पहचान बना रहा है कि हाँ भाई ये सामाजिक, मतलब एक समानता की दृष्टि दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे इंग्लिश आती है, अब मैं इंग्लिश ही पढ़ाते जाऊँ और सामने वाले को समझ में ही ना आए। ठीक है, कुछ को आए कुछ को ना आए, तो वो क्या है, सामाजिक असमानता हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, वो समानता बनाए रखता है, सामाजिक समानता। ठीक है, तो आज हमारा यही पेपर था एंड यही पूरा जो है रहने वाला है, पूरा पैटर्न जो है यही रहने वाला है। MCQ क्वेश्चन आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।